हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 11 है, इमारती चित्र तथा किताबें। तो डियर हम बता दें कि ये जो है ना, ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, एक ही पार्ट में क्या होता है ना कि वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है हम इसके छोटे छोटे पार्ट किए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं, नहीं तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है यहाँ तक पहुँचे थे, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण यहाँ तक हो चुका था हम लोग का। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर, क्या था कि हिंदू धर्म में ना बहुत सारी कहानियाँ थी जो कि पुराण, और इसमें जो है पुराण भी शामिल था। जैसे कि अगर, और उस कहानी में जैसे कि देवी देवता की कहानियाँ भी जुड़ी हुई थी, और इसके साथ साथ देवी देवता का जो पूजा की जो विधियाँ होती है ना, वो भी उसमें उसकी विधियाँ भी जो है दी गई थी। ठीक है, तो डियर इसमें है यही कि अधिकतर जो पुराण जो रहता है ना, वो आपको संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, और जब जिसको जो है सुन सकते हैं हम लोग और समझ सकते हैं। स्त्री, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो स्त्री और शूद्र जो होते थे ना, उसको इससे पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, दो लोगों को नहीं होती थी। जो छोटे जात के जो शुद्ध, उसको हम लोग शूद्र कहते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं उन लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो पुराणों का पाठ जो रहता है ना, वो पुजारी क्या करते थे, मंदिर में लोगों को सुनाया करते थे। तो डियर, उसमें दो संस्कृत महाकाव्य था, एक था महाभारत और एक था रामायण। ठीक है, ये बहुत ही लोकप्रिय है, और अभी भी जो है बच्चे बच्चे इन दोनों कहानी से जो है प्रचलित है, यानी परिचित है, सॉरी। ठीक है, तो महाभारत जो है ये आपका कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध कहानी थी ना, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और इस युद्ध का उद्देश्य क्या था ना, पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की जो गद्दी थी उसको प्राप्त करना था। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है, और आज भी जो है हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते हैं, और ये कहानियाँ वाकई देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम बात करें तो डियर, अगर हम कोई भी स्टोरी अगर या देखें, तो जितनी इंटरेस्टिंग ये सब कहानियाँ जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, देखने में लगती है या सुनने में लगती है, शायद ही कुछ और लगता होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। तो डियर, वो करीब 1500 साल पहले जो है लिखा गया था। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए। डियर, तो क्या बोलता जा रहा है कि पुराणों और महाभारत जो है, ये दोनों ही जो है व्यास नाम के ऋषि जो है उन्होंने लिखा था, और महाभारत में भी जो है भगवत गीता भी है, और जिसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन 9 में ही जो है पढ़े थे। ठीक है, तो डियर, रामायण की कथा जो है कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। देख लीजिए, कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, और उनके पिता जो है उन्हें वनवास दे दिया थे। उसकी पत्नी जो है सीता, वो भी चली गई थी। फिर रावण उसको अपहरण करके रावण लंका ले गए। फिर उसके बाद जो हुआ ये तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि संस्कृत रामायण के लेखक जो है वो वाल्मीकि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो महाभारत की तरह ही रामायण भी जो है ना, एक तरह का प्राचीन जो कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया था। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट याद करना नहीं था, पढ़ना नहीं था। तो जो जो इम्पोर्टेंट आपके है, तो हम उसको टिक करके बता दिए, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। डियर, जो नॉर्मल पर्सन जो कहानियाँ कहते हैं ना, वो किस तरीके की कहानियाँ थी। ठीक है, तो आम लोग भी जो है वो कहानियाँ कहते थे, कविता गाते थे, गीत गाते थे, और गीत की रचना करते थे, वो गाना गाते थे, नाचते थे, खेलते थे। तो इनमें से कुछ जो रहता है ना, तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। और जातक कथाएं तो अक्सर जो है स्तूपों की रैलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जातक कथाएं जो है ना, ये स्तूप का जो रेलिंग होता है ना उसमें, और अजंता के चित्र है ना उसमें, ये चीज़ को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डियर कि बंदर राजा की कहानी।
देखिए, एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ, ठीक है। वो हिमालय पे गंगा के किनारे जो है अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था, ठीक है। याद रखिएगा, इन सारे बंदरों की एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही प्रिय थे, और ये कित बहुत प्रिय थे, और ये आम जो है बड़े मीठे होते थे। तो इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम जो है गंगा नदी के नदी में गिर कर बहते बहते जो है वाराणसी पहुंच गया था। और उस वक्त नदी में वहाँ का जो राजा नहा रहा था, तो वो क्या किया, उस आम उसको जैसे वो आम मिला, वो उसको चखा, मतलब चख कर देखा, तो वह हैरान रह गया, ठीक है। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वो इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, और इसमें एक छोर को वो तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वो इतना थक गया कि मरनाशन होकर गिर पड़ा, ठीक है। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत की एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। देखिए डियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। तो ऐसे ये स्टोरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है हमारे एनसीईआरटी की बुक में है, तो हमें एक बार पढ़ना जो है ज़रूरी होता है, ठीक है, बस अपना नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है डियर आपका विज्ञान की पुस्तकें। देखिए, इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम तुम लोग बहुत ही सुने हैं। तो ये जो है संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखे हैं, और इसमें उन्होंने लिखी कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने को भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वाराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजी की और इनके बारे में और पता लगाया, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं शून्य। देखिए, अंकों का प्रयोग जो है पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, और गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, और आज भी ये पूरी दुनिया में जो है प्रयोग की जाती है। तो रोम के निवासी शून्य के प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, और उसके बारे में और भी जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में देखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। तो सुश्रुत, डियर, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हमसे गलत हुआ होगा तो आई एम रियली सॉरी, आप इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना शुश्रूषहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो डियर, एक बार आप चरक संहिता के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अन्यत। इसमें क्या है कि कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज़ पर छपी होती है, और उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। तो इस कागज़ का आविष्कार जो है लगभग 1900 साल पहले जो है लुन नामक एक व्यक्ति ने किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ के छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उसे लुगदी को दबाकर उसके पानी निचोड़ और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है, और कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक जो है गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची, ठीक है, याद रखिएगा, कोरिया तक पहुंची। इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट आपका तिथि है जिसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि स्तूप निर्माण की शुरुआत जो है ये 23 साल
पहले हुआ था। अमरावती जो है ये 2000 साल पहले हुआ था। कालिदास जो है 16 साल पहले है। और लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर जो है अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट जो है ये आपका 15 साल पहले का है। और दुर्गा मंदिर जो है ये 14 साल पहले का है। ठीक है, तो एक बार आप ये डेट को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को जो है पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है। आप चाहे तो आप बाकी के 2 पार्ट जो है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ऐसे डियर इसकी पूरी वीडियो जो है उसको भी हम डालने की कोशिश करेंगे। तो चैनल में नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक